दोस्तों, आपके सामने आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2023। ये जो पीईटी का न्यू जो आपके सामने नोटिफिकेशन का जो आउट हुआ है, जिसमें आपको फॉर्म फिल करना कब है, कब क्या क्या होगा, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूँ बाय पीडीएफ, बाय उस नोटिफिकेशन के द्वारा। सबसे पहले जान लेते हैं जो विज्ञापन है, प्रकाशन कब तिथि क्या है इसकी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1/8/2023 को, यानी कि अभी पिछले एक दिन पहले ही इसको आउट किया गया है, इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। और जो आवेदन, जो ऑनलाइन आवेदन करने के जो टाइम है, जो डेट है, वो भी 1 तारीख से ही शुरू कर दी गई है। यानी कि अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन है, शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 30 तारीख तक है। मतलब आप अभी से, इसी समय से वीडियो देख रहे हैं, अब से लेकर 30 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो शुल्क समायोजन आवेदन संशोधन की तिथि जो है, यानी कि अगर मान लो आपकी फॉर्म में फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको सुधार करना है या कुछ दिक्कत हो गई है, तो आप 6 सितंबर तक को इसको आप सही कर सकते हैं। यानी कि 6 सितंबर तक आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कुछ और जरूरी बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कुछ बताया था हूँ आपको। यहाँ देखो आपके सामने विशेष कथन की बात करता हूँ। ये जो विज्ञापन है, सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/8/2023 है। इस तिथि के बाद ही आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक आप अपना शुल्क जमा नहीं कर देते। दोस्तों, बिना शुल्क जमा करे आप अपना जो फॉर्म जो फिल करने के बाद जो प्रिंट आउट निकालते हो, वो बिना शुल्क जमा करे आप निकाल नहीं सकते हैं। कुछ और जरूरी बातें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है, ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इतना सारा नहीं बताने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, UP SSC.gov.in पर आप लॉगिन करके, यहाँ जैसे जो आपके सामने दिख रहा है आपको ये रहा, इस पे आप लॉगिन करोगे तो आप डायरेक्ट में जा सकते हैं। तो आपको जरूरत नहीं है, मैं तो साफ बोलता हूँ, आप सरकार रिजल्ट को सीधा साइट को ओपन करिए और उसमें जाके आप डायरेक्ट जाके वहां से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता है, मतलब क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आप गलती कर दो तो यार गलती करने के बाद तो कोई फायदा नहीं होता ना, फिर नुकसान तो हो ही गया, फिर आपका समय बर्बाद हो गया, टाइम खराब हो गया। सबसे जरूरी बात कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों की नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। मतलब अगर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर में ग्रुप बी की वैकेंसी लेनी है तो आपका पीईटी पैट का क्वालिफाई होना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं तो यह अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया, इस एग्जाम को पास नहीं किया। आगे बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 25/1/2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि तक अनिवार्य, 1 वर्ष की अवधि तक वो वैलिड था। यानी कि जिन बच्चों ने 2022 में पीईटी क्वालिफाई किया है, उनका वो जो सर्टिफिकेट मान लो जो उनको मिला है वहां से, वो उनके पास 24/1/2024 तक वैलिड है। मतलब 24/1/2024 तक जो भी वैकेंसीज आएंगी ग्रुप बी की, उसमें वो फिल कर सकते हैं। दोस्तों, सारी कहानी, जो सारा परेशानी की जड़ है, वो आपको नंबरों को लेकर है, क्योंकि अगर नंबर कम आएंगे तो आपको फायदा होने वाला नहीं है। मैं तो साफ बताता हूं, अगर आपके नंबर 70-75 भी आते हैं ना तो भी कोई फायदा नहीं है। कोशिश करिएगा आपके नंबर 80 से ऊपर आए, 80 नंबर के लिए ट्राई करते हैं तो फायदा है। लेकिन फिलहाल तो आप एग्जाम के लिए फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म इसका अक्टूबर तक होगा। आपके पास करीब 30 से 60-70 दिन होंगे, तो 60 से ज़्यादा दिन होंगे, 90 दिन के आसपास दिन होंगे आपके पास, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है अगर आप काम करते हैं। मैं सीधा चलता हूँ, इसकी जो मेन जो पॉइंट है उसकी बात कर लेता हूँ जरा मैं आपको। आवेदन भरने की प्रक्रिया में ध्यान दीजिए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा, फॉर्म के शेष जो भरा जाना जरूरी है, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म भरना जरूरी है, फीस का भुगतान है समझौता एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना जरूरी है, और फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तो डोंट फॉरगेट, प्रिंट आउट लेना मत भूलना दोस्तों, कहीं प्रिंट आउट लेना भूल गए तो बाद में दिक्कत हो सकती है। नोट, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार फिर पूर्ण कर सकते हैं।
भाई देख लीजिए, एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी कमी ना रहे, कोई भी गलती ना रहे, आपका फॉर्म गलत ना हो। भाई सारी बात कहानी यहीं पर आ सकती है, अगर फॉर्म ही गलत हो गया तो एग्जाम कैसे दोगे। यहाँ लिखा भी है, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने में आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। यहाँ सारा लिखा हुआ है, आँख खोली होनी चाहिए, चश्मा मत लगाना, ढंग से बता के फोटो अच्छी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 6 महीने के भीतर होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। और बाकी यहाँ पर जो फोटो का साइज क्या होगा, तुम्हारे क्या कहते हैं सिग्नेचर का साइज क्या होगा, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एक बार जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं चलता हूँ आगे। फीस भुगतान बता ही दिया आपको मैंने। फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, अपने गूगल पे से कर सकते हो, फोन पे से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क लिखा हुआ है, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपका जो आवेदन शुल्क है वो 60 रुपए है, ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपए लग लेंगे, यानी कि आपका कुल मिलाकर आपको 185 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के ही हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है ओबीसी का, SC ST का, तो आपके पैसे थोड़े कम हो जाएंगे, आप पर रियायत थोड़ी मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप किसी अदर स्टेट्स के हैं तो आपको 185 रुपीज पे करने ही पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी हो तो भी आपको 185 पे करने पड़ेंगे, भाई आप उत्तर प्रदेश के हो या ना हो। अनुसूचित जाति अगर बात की इनकी, तो आपको 70 रुपये ये है, और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 25 रुपये, कुल मिलाकर 95 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। और जो आपके अनुसूचित जनजाति है उनको भी 95 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए आपको सिर्फ 25 रुपये जो शुल्क है प्रक्रिया का वही देना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और लिखा है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी, महिला अभ्यर्थी क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखनीय उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा, जो भी उनका शुल्क लगेगा वो देना पड़ेगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है। आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए मैं बता चुका हूं कि आप इसको 6 सितंबर तक आप इसे कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास आपका जरूर होना चाहिए। मैं साफ साफ बता रहा हूं आपको। मैं देखो यहाँ पर हाई स्कूल अथवा उसके समग्र कम अनिवार्यता के इस पद का योग परिधि में आते हैं। मतलब अगर हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद आयोग में वृद्धि आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। देखो इसमें तो जो बोल रहा है कि आप 10th पास होने चाहिए, देखो मैं साफ साफ बोलूंगा 10th पास ये बोल रहा है तो आप जरूर फिल करिएगा। अगर आप 18 साल के हैं, आप 10वीं पास है, फॉर्म फिल करिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आगे वैकेंसीज है, चाहे वो आपकी लेखपाल की हो, वीडियो की हो, या जो आपके चकबंदी लेखपाल की हो, उसके अंदर तो यार मांगेगा यार आप कम से कम 12th पास होना चाहिए ना। मेरा मानना ऐसा है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप 10वीं फॉर्म भर लीजिए, बाकी बात देखते रहिएगा। आयु सीमा के बता दूं आपको 18 वर्ष से लेकर आप 40 वर्ष तक की आयु के इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा होगी तो आपको आपके ओबीसी, SC ST के हिसाब से आपको छूट जरूर मिल जाएगी, आरक्षण आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आगे बात करते हैं जो खास और जरूरी है जानना आपके लिए सिलेबस को लेकर, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ इसके सिलेबस पे। सिलेबस बहुत अच्छा है, विस्तार से बता रखा है, और मुझे लगता है कि आपको इसमें दिक्कत बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। देखिए इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, गौतम महात्मा बुद्ध है, या गौतम बुद्ध मान लीजिए, बौद्ध धर्म मान लीजिए, जैन धर्म मान लीजिए, मौर्य वंश मान लीजिए, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य, स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन, जितने भी हमारे आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, सहयोग आंदोलन, खेड़ा विद्रोह, तुम्हारा चंपारण आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए सारे आंदोलन के पूछे जा सकते हैं। भूगोल में बात करें तो भारत का जो भूगोल है, नदी, नदियां, घाटियां, भूजल, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, शुष्क, वन, खनिज, जो भी चीजें हैं, मिट्टी, ये सब चीजें हमारे ज्योग्राफी में इंक्लूड है। जलवायु, मौसम, टाइम जोन, ये सब कुछ हमारे ज्योग्राफी में इंक्लूड है। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था में बात करते हैं, तो भैया मैं तो साफ बोलूंगा अर्थव्यवस्था में 3 बातें पढ़ लीजिएगा। एक तो योजना आयोग के बारे में, और योजना के साथ साथ नीति आयोग के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है और हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या काम किए गए हैं। काम के अंदर हरित क्रांति भी आ जाएगी, दुग्ध विकास भी आ जाएगा, ऑपरेशन फ्लड से कहते हो आप, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी आ जाएगा, कृषि सुधार आ जाएगा, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर आप इकोनॉमिक्स सतह पढ़ लेते तो भी आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। संविधान की बात की जाए तो भैया मेरे हिसाब से तो जरूरी जो है, एक काम करिए आप बस कि आप बीबी चौधरी की जो किताब आती है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की किताब, सॉरी
पॉल साइंस की किताब है, आप उस किताब को ले लीजिए और शुरू के 3-4 चैप्टर पढ़ डालिए, बस तो ये आपके लिए बहुत है। अगर आपको बुक नहीं मिलती है तो एनसीईआरटी की बुक लीजिए और उस बुक को एक बार रफली ऐसी पढ़ लीजिए, उतना पढ़ लीजिए, आपका पॉल साइंस पूरा का पूरा सिविक्स आपका उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। तो सामान्य विज्ञान में जो जनरल साइंस होती है उसके लिए आप कोई भी एक बुक, ब्लैक बुक ले सकते हैं। ब्लैक बुक से भी आपको इसमें काफी फायदा मिल सकता है। अंक गणित की बात करते हैं, भाई मैथ में सबसे बड़ा रोल मैथ का है। अगर आपने मैथ कर दिया तो सब कुछ कर दिया। मैथ में आपके पास पूर्ण संख्या है, प्रतिशत है, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, औसत, आपका उसकी सब चीजें इंक्लूड है। हिंदी में आपके संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, लिंग है, मुहावरे हैं, सामान्य है, लेखक रचनाएं हैं, ये सब चीजें। जनरली इसमें बहुत थोड़ा सा ही है, बस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है हल्की फुल्की भी तो काम चल जाएगा आपका। रीजनिंग में आपके पास लगभग ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे हैं, कैलेंडर, घड़ी, कारण, प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंध जिसे आप रिलेशन कहते हैं, वृहत, लघु, क्रम, रैंकिंग, ये सब चीज इंक्लूड है। करंट अफेयर के लिए आप बहुत जरूरी है। करंट अफेयर के लिए सामयिक करंट अफेयर जो है भौतिक एवं वैश्विक, इसके लिए मैं साफ बोलूंगा सामान्य ज्ञान दर्पण ले लीजिए, हर महीने आती है, अब उसको पढ़िए। आपको किसी यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर के लिए, सबसे अच्छा बता रहा हूं आपको मैं। बात करते हैं सामान्य जागरूकता के बारे में। बात करते हैं कुछ चीजें जो जरूरी है। भाई आप देश में रहते हो तो आपको पड़ोसी बारे में पता होना चाहिए, राजधानी कैसी है, मुद्रा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हमारे कैसे हैं, राज्यसभा लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पता होने चाहिए, कौन कौन सा मुख्यालय कहाँ है पता होना चाहिए, भारत में कौन कौन से पर्यटन स्थल है पता होना चाहिए, कला संस्कृति पता होना चाहिए, भारत और विश्व खेल पता होने चाहिए, अनुसंधान जो होते हैं उनके बारे में, पुस्तक और लेखक के बारे में पता होना चाहिए, ये सब चीज। उसके अलावा इसके अंदर अपठित गद्यांश आता है, एक ग्राफ आता है और तालिका आती है। पूरा का पूरा जो पेपर है देखिए नीचे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बेस है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर 1/4 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो इसका भी बहुत ज्यादा आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपको इससे जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी ताकि आपका सारा का सारा जो पेपर है पैट का आसानी से क्लियर हो सके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आगे इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा जरूर, क्योंकि किसी सुनकर फॉर्म भरने से अच्छा है पढ़कर पूरी जानकारी अपने पास रख लीजिए, फिर फॉर्म भरिए ताकि आपको फॉर्म भरने के बाद दिक्कत ना हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।